व्हाट्सअप डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मोमेंटम क्लासेज। मैं रजनीकांत शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाने जा रहा हूं। पहले फर्स्ट वीडियोज में मैं थोड़ा सा नर्वस था कि आपका कमेंट और आपका कंटेंट कैसा लगेगा और आपका रिएक्शन क्या होगा, लेकिन आपके कमेंट्स और रिएक्शन के बदौलत आज मैं बोल्ड हूं और एक अच्छे तरीके से आज सबसे मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा कठिन टॉपिक जिससे हर स्टूडेंट परेशान होता है वो आज के बाद आपको आसान लगेगा। मैं एक बेसिक से लेकर हाई लेवल तक की ज्योमेट्री की टॉपिक्स के बारे में आपको डील्स करूंगा। सबसे पहले हम बेसिक में ज्योमेट्री को जानेंगे कि ज्योमेट्री क्या है। फिर ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा ज्योमेट्री की जो शुरुआत की जिन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है यूक्लिड्स, तो यूक्लिड्स ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे जो हमें क्लास 9 में पढ़ने को मिलते हैं। और यूक्लिड्स ज्योमेट्री के बाद में ऐसा नहीं कि यूक्लिड्स ही एक ऐसे मैथमेटिशियन से जिसने ज्योमेट्री के बारे में बताया था, इसके अतिरिक्त और सारे भी हैं जैसे आपका थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, बहुत सारे चीज़ समझते हैं। तो ज्योमेट्री वर्ड जो है ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड में यह 2 वर्ड्स जियो प्लस मेट्रा से बना है। जियो का अर्थ मीन्स होता है अर्थ और मेट्रा मीन्स मेजरमेंट, यानी अर्थ का मेजरमेंट। एंशिएंट टाइम में ही ज्योमेट्री का यूज किया जाता था। जैसे जितने सारे अर्थ का मेजरमेंट होते थे उन सब शुरू से ही होते आ रहे हैं और उन अर्थ मेजरमेंट में ही ज्योमेट्री को हम ज्योमेट्री वर्ड का डेरिवेशन हुआ था। तो वास्तव में ज्योमेट्री जो है आपको प्राचीन समय से ही मिलते आ रहा है। प्राचीन समय से ही हमें सभी के बारे में जानकारी थी। सॉलिड क्या है, सरफेस क्या है, लाइन क्या है, पॉइंट्स है, सभी जानते थे, लेकिन इन सबों का कोई संग्रह या कोई कंटेंट एक जगह नहीं था। तो सबसे पहले यूक्लिड्स जो ऐसे मैथमेटिशियंस से जिन्होंने एक बुक लिखा और उसी बुक में सभी ज्योमेट्री के टर्म्स को अच्छी तरीके से समझाए, इसलिए हम यूक्लिड्स को फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं। ज्योमेट्री का डिफिनेशन थोड़ा सा समझ ले कि ज्योमेट्री है क्या। तो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच यू स्टडी अबाउट प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशंस, इट मीन्स यूज्ड ऑफ प्लेन एंड सॉलिड फिगर इज नोन एज ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री का मूल रूप से ये देखा जाए कि मतलब यह गणित का वह भाग है जिसके अंतर्गत हम समतल तथा ठोस आकृतियों के गुण, धर्म और उसके यूज को पढ़ते हैं और इसका एप्लीकेंट बहुत होता है हमारे दैनिक लाइफ में भी। तो ज्योमेट्री में 2 नए टर्म्स हमें मिले जैसे प्लेन फिगर और सॉलिड फिगर। तो मैंने आपको ब्रीफ कर रखा है कि प्लेन फिगर होते हैं वो 2 डायमेंशनल होते हैं, अर्थात उसमें लेंथ एंड ब्रेथ होते हैं, जैसे कि ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्किल, एटीसी। और जो सॉलिड फिगर होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड इसमें हाइट भी होती है या डेप्थ भी होती है। एग्जाम्पल जैसे कोन, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबाइड, एटीसी। तो यूक्लिड ने सबसे पहले ज्योमेट्री को कहाँ से आरंभ किया जो हमें एनसीईआरटी में पढ़ने को मिलता है, वहाँ से मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। यूक्लिड ने सबसे पहले किसी टर्म्स को फाइंड आउट किया ज्योमेट्री में, तो फाइंड आउट किया था सॉलिड। सॉलिड का डिफिनेशन बताया यूक्लिड के अनुसार। सॉलिड का डिफिनेशन कि सॉलिड हैज शेप, पोजीशन एंड इट मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो सॉलिड है, जो ठोस है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान मूव कर सकते हैं और उसका एक निश्चित शेप होती है और उसमें कोई ना कोई स्थान रहता है। तो यूक्लिड के अनुसार सॉलिड की डिफिनेशन हमें बुक में भी मिलती है, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि सॉलिड हैज शेप, पोजीशन एंड इट्स मूव वन प्लस टू अनदर प्लेस। तो सॉलिड में जैसे सॉलिड का कोई हम फिगर लेते हैं, जैसे मैंने एक क्यूब या क्यूबाइड लिया। क्यूब या क्यूबाइड में मैं देखता हूं कि ये क्यूब जो है, ये क्यूब इसका ये सॉलिड फिगर है, इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों है। इन सॉलिड फिगर से उसका एक फेस, ये जो ओपन क्यूब है इसलिए इसका 4 फेस है। ऐसे हम जानते हैं कि फेस क्या होता है, तो 4 फेस में एक जो फेस है उसको सरफेस का नाम दिया
वो सरफेस इस प्रकार से, जैसे कि ये पहला मैं कोई इसका एक भाग लेता हूँ, ये सरफेस है। सरफेस का डिफिनेशन इस प्रकार है कि द बाउंड्री लेंथ ऑफ वन फेस इज नोन एज सरफेस। जो बाउंड्री होती है लेंथ की वन फेस की, उसी को हम सरफेस बोलते हैं। तो ये सरफेस जो है, सरफेस भी किससे मिलकर बना है, तो लाइन से मिलकर बना है। तो सरफेस के आगे बताया यूक्लिड ने कि इसमें लाइन से, जो ए लाइन हुई, ये दोनों लाइन्स है। तो लाइन्स के लिए यूक्लिड ने बताया कि लाइन हैज लेंथ बट नो डेप्थ, नो विड्थ एंड नो पोजीशन। लाइन का जो है सिर्फ लेंथ होता है, इसका विड्थ और ब्रेथ नहीं हो सकता है। इसके बाद में एक न्यू टर्म्स से हमें इंट्रोड्यूस कराया, जिसे हमने पॉइंट्स बताया। पॉइंट्स क्या है, तो जो हमारा सरफेस बना है जहाँ पे लाइंस एक दूसरे को कनेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट्स है। इस पॉइंट्स को बताया कि पॉइंट्स हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो विड्थ एंड नो डेप्थ, बट पॉइंट का एक फिक्स्ड, एक डिस्क्रीट पॉइंट्स है। इस पॉइंट को हम ए, बी, सी, ETC एक्स्ट्रा में हम इसे लिख सकते हैं। तो सॉलिड फिगर के साथ साथ उन्हें इन 4 टर्मों को समझाया, और इसी के बाद में ज्योमेट्री डिस्क्रिप्टिव रूप से हमने पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे हम आगे अब पढ़ेंगे तो लाइन्स एंड एंगल, तो उसमें लाइन्स के डिफिनेशन, लाइन्स में आएगा लाइन, लाइन सेगमेंट, रेज, टाइप्स ऑफ लाइन। इसके बाद में फिर आपका एंगल्स पढ़ना शुरू कर देंगे, फिर धीरे धीरे ज्योमेट्री आगे जाती जाएगी। ये जो लाइन्स है, लाइन्स के बारे में बताया था यूक्लिड ने कि हमारा जो लाइन है क्या है, तो ये इसका कोई सिर्फ लेंथ होता है, ना इसमें कोई विड्थ होती है, ना चौड़ाई होती है। लेकिन लेंथ अगर इन्फिनाइट तक के होते हैं, अगर ये डिस्क्रीट 2 पॉइंट तक अगर इसका लेंथ हो, अगर किसी भी लाइन की 2 पॉइंट तक लेंथ हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। यानी लाइन सेगमेंट की क्या होती है कि उसके 2 इंच पॉइंट होते हैं। इसके बाद यूक्लिड ज्योमेट्री में सबसे पहले यूक्लिड ने कुछ अवधारणाएं या अभिकृति प्रदान की, जिसको हम कहते हैं एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। तो एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स के बारे में यूक्लिड ने बताया, जो हमें ज्योमेट्री को समझने में बहुत आसान कर दिया। एक्सियोम्स और पोस्टुलेट है क्या, इसको हम आसानी तरीके से आपको समझा रहे हैं। एक्सियोम्स और पोस्टुलेट के बारे में यूक्लिड ने इतना बताया। सबसे पहले यूक्लिड ने ये कहा कि कोई स्टेटमेंट या अजम्पशन, कोई भी स्टेटमेंट या अजम्पशन है। एक्सियोम्स क्या है और पोस्टुलेट क्या है, तो एक प्रकार का स्टेटमेंट या अजम्पशन है। स्टेटमेंट कैसा, तो स्टेटमेंट की तो ट्रू नहीं तो फॉल्स, कि तो ट्रू होना चाहिए नहीं तो फॉल्स होना है। अगर ट्रू फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट ना एक्सियोम्स होंगे ना पोस्टुलेट होंगे। एक बार फिर मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि जैसे मैंने कहा कि 2 इज 2 एंड 2 आर 4, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट या तो एक्सियोम्स हो सकते हैं या पोस्टुलेट हो सकते हैं। इसी प्रकार मैं आपको बता दूं कि द अर्थ इज राउंड, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये भी आपका क्या है, तो एक्सियोम्स या पोस्टुलेट है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड जो स्टेटमेंट ट्रू होती है, जो स्टेटमेंट फॉल्स होती है, उसी को हम एक्सियोम्स या पोस्टुलेट कहते हैं। कोई भी स्टेटमेंट जो ट्रू और फॉल्स दोनों हो, वो ना तो एक्सियोम्स होता है ना पोस्टुलेट होता है। और स्टेटमेंट को जब हम प्रूफ कर देते हैं तो वही हमारा थ्योरम बन जाता है, जो आगे की क्लासे में हमको पढ़ने को मिलती है। तो मैंने आपको बताया कि जो भी ट्रू स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट है वही आपका एक्सियोम्स या पोस्टुलेट होते हैं, और न तो जो ट्रू हो और जो फॉल्स हो वो नहीं होता है। और जिस स्टेटमेंट को हम प्रूफ कर देते हैं उसी को थ्योरम कहते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ते हैं। और जिस स्टेटमेंट को प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये हमेशा से क्या है कि तो सत्य है या नहीं तो असत्य है। कहा जाए तो ये ट्रू है नहीं तो फॉल्स है। अगर ट्रू है तो इसको कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, और ये फॉल्स है तो इसे भी कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जो स्टेटमेंट या अजम्पशन ट्रू और फॉल्स हो, उसको हम कभी भी एग्जम्पशन या पोस्टुलेट नहीं कहेंगे। सिर्फ और सिर्फ ट्रू और सिर्फ फॉल्स होने चाहिए, और इसको कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है। तो एग्जम्पशन का डिफाइन इस प्रकार है कि एन एक्सियोम्स इज सिंपली एन assumption used in logic and algebra।
जो स्टेटमेंट को हम अलजेब्रा और लॉजिक में इस्तेमाल करते हैं उन्हीं को हम अजक्सम बोलते हैं। जैसे सच कहते हैं कि ए बराबर बी, बी बराबर सी, तो आपका ए जो होगा सी के भी इक्वल होगा। तो यह एक प्रकार का एक्सियोम्स है। जिस एक्सियोम्स का यूज इस एक्सियोम्स में हमने क्या सीखा कि जो ए है वो बी के बराबर है, अगर बी जो है सी के बराबर है तो ए भी सी के बराबर होगा। यानी जिस एजम्पशन या स्टेटमेंट को हम यूज लॉजिक या अलजेब्रा में करते हैं उसको एक्सियोम्स कहते हैं। और इसके वेयरएज अगर इसका विपरीत हम चले, जो रिजर्व्ड होती हैं, जो सिर्फ रिजर्व्ड होते हैं किसके लिए, पोस्टुलेट क्या है, रिजर्व्ड है फॉर एन एजम्पशन इन ज्योमेट्री। और जिस स्टेटमेंट या ऑब्जेक्शन को हम ज्योमेट्री में यूज करते हैं उसी को हम पोस्टुलेट कहते हैं। सच लाइक एज आपको मुझे लगा इसके आगे हम आपको यूक्लिड का एक्सियोम्स ऑफ पोस्टुलेट के बारे में बताते हैं। तो आइए हम यूक्लिड के एक्सियोम्स के बारे में बारी बारी से समझते हैं। यूक्लिड ने 7 एक्सियोम्स दिए। एक्सियोम्स को मैंने पहले ही आपको डिफाइन कर दिया है कि जो एक्सियोम्स होते हैं वो अलजेब्रा और लॉजिक में यूज होते हैं, और जो आपका पोस्टुलेट होता है वो ज्योमेट्री में यूज होता है। तो फर्स्ट एक्सियोम्स क्या है यूक्लिड का कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर आल्सो इक्वल टू द अनदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर आल्सो इक्वल टू अनदर। यूक्लिड ने यह बताया कि अगर कोई भी वस्तु है या कोई भी थिंग्स है, अगर वो एक दूसरे को इक्वल हो और फिर दूसरा भी एक दूसरे के साथ इक्वल हो, तो जो पहला होता है वो दूसरे के साथ इक्वल हो जाता है। जैसे कहने का ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो हमारा कंक्लूजन का है कि ए भी सी के बराबर होगा। तो यह था यूक्लिड का फर्स्ट एक्सियोम। इसमें हम इस प्रकार आपको समझाए कि जो अगर मान लीजिए कि कोई थिंग्स ए बी के बराबर है, फिर थिंग्स बी जो है सी के बराबर है, तो इसका मतलब यह है कि ए भी सी के बराबर है। सेकेंड इस प्रकार है कि इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। अगर कोई थिंग्स है, जैसे मान लीजिए कि हम अलजेब्रा के में 2 लेते हैं, 2 बराबर 2 है, अगर मैं 2 में 2 में 1 ऐड किया और इधर 2 में भी 1 ऐड किया, तो इधर 3 और इधर 3, यानी 3 3 आर इक्वल। तो सेकंड इस प्रकार बताया गया कि अगर इक्वल्स नंबर्स को ऐड किया जाता है तो हमेशा इक्वल्स ही होते हैं। और इसी प्रकार थर्ड है, सेम है, इसमें बस सब्ट्रैक्ट है कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। अगर मान लीजिए आपके पास 4 कोई नंबर है, इसमें से मैंने एक सब्ट्रैक्ट किया, इधर भी 4 4 के इक्वल था, एक सब्ट्रैक्ट किया, तो कंक्लूजन मेरे पास क्या आया कि 3 इज इक्वल टू 3। यानी यूक्लिड के अनुसार सेकेंड और फर्स्ट में यह बताया गया कि फर्स्ट में अगर किसी भी थिंग अगर वो पहले इक्वल स्टेट में हो और उसमें आप ऐड करो, उतना ही ऐड करो जितना पहले में किया था, जितना दूसरे में किया था, तो वो फिर से क्या होंगे, इक्वल होंगे। और थर्ड में आपको क्या बताया कि अगर कोई नंबर्स आपको पहले से इक्वल है, अगर थिंग्स वो पहले ही से दोनों इक्वल है, अगर उसमें से इक्वल्स नंबर को घटाओगे तो रिजल्ट भी इक्वल ही होगा। और फोर्थ थिंग्स, ये थोड़ा सा आपको इस प्रकार समझना है कि थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि ए लेंथ ए और बी एक लेंथ की बराबर है, फिर मैंने सी और डी लिया, इसका भी लेंथ बराबर है, अगर ये दोनों का लेंथ कॉन्सिड, मतलब कहने का मतलब ये पूरी तरह से इसके ऊपर आ जाए, अगर इसको हम या इसको इसके ऊपर रख दे, ए बी और सी डी में किसी को ए बी लाइन सेगमेंट को हम सी डी लाइन सेगमेंट पर रख दे या सी डी को उठा के ए बी पर रख दे, तो दोनों स्थिति में क्या होगा कि ए बी जो होगा आपका सी डी के बराबर हो जाएगा। यह कंक्लूजन था। फिफ्थ इस प्रकार है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो होल होता है, किसी भी होल, मतलब इसको इस प्रकार समझिए कि हमारा जो, जैसे मेरा स्टेट बिहार है, तो ये इंडिया कंट्री में है, तो मेरा कंट्री कभी भी मेरे बिहार से बड़ा होगा, मेरे स्टेट से बड़ा होगा। तो इस प्रकार समझ लीजिए कि किसी का भी होल होता है जो उसके पार्ट से अधिक होता है। सिक्स्थ इस प्रकार है कि थिंग्स विच आर डबल्स ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर। अगर मान लीजिए कि कोई थिंग्स
पहले से मेरे पास ए और बी इक्वल थिंग्स थे, फिर मैंने इसको डबल किया, ए को डबल किया, बी को डबल किया, तो फिर ये थिंग्स भी इक्वल ही रहेंगे। ये था आपका 6th एक्सियोम। 7th में बताया है कि थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर। कहने का मतलब है कि अगर कोई थिंग्स का हाफ, जैसे मान लीजिए एक्स का हाफ हम मान लेते हैं 1/2a है, और y का हाफ मान लेते हैं ए भी आपका 1/2a है। अगर दोनों का हाफ इक्वल हो तो ये थिंग्स भी आपका क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस प्रकार मैंने आपको एक्सियम्स को समझाया। अब हम पोस्टुलेट के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स के बारे में हम समझते हैं। मैंने एक्सियम्स के बारे में आपको बताया कि यूक्लिड ने 7 एक्सियम्स दिए थे, और अभी एक पोस्टुलेट्स के बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट था कि ये स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। आपको ये बता दें कि हमने पढ़ रखा है कि जो पोस्टुलेट है किसमें यूज होती है, ज्योमेट्री में। तो सबसे पहला यूक्लिड ने यह बताया कि अगर स्ट्रेट लाइन जो है वह हम किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रा कर सकते हैं। अगर हमें 2 पॉइंट से और बी है तो इसके बीच हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको 2 पॉइंट दिया सी और डी, तो इसके बीच भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट था कि टर्मिनेटेड लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस इंडिफिनिटली। जो हमारा लाइन सेगमेंट होगा, जिस टर्मिनेटेड लाइन को ही लाइन सेगमेंट कहते हैं। अगर लाइन सेगमेंट मान लीजिए मेरे पास पहले से ए और बी पॉइंट से बना हुआ एक लाइन सेगमेंट है, तो हम इसको इन्फिनाइटली क्या कर सकते हैं कि प्रोड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये हमारा सेकेंड पोस्टुलेट था। थर्ड पोस्टुलेट में बताया था कि ऑल राइट्स एंगल आर इक्वल टू वन अदर। अगर मतलब जितने राइट एंगल बनेंगे, चाहे वह जिस फिगर से बने, प्लेन से या सॉलिड से या कहीं भी बने, वो हमेशा क्या है, इक्वल होंगे। क्योंकि राइट एंगल तभी आपका बनेगा, हम बाद में बताएंगे कि राइट एंगल आपको तभी बनता है जब आपका एक लाइन दूसरे पर परपेंडिकुलर हो। तो इस स्थिति में अगर कहीं भी, अब मान लीजिए कि ए शेप अगर हमें किसी सॉलिड फिगर में मिले या प्लेन फिगर में मिले, चाहे वो कोन हो या क्यूबॉइड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर इस शेप से हमें कहीं भी अगर राइट एंगल बना तो राइट एंगल से क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये थे हमारे थर्ड पोस्टुलेट। फोर्थ थोड़ा सा लंबा है, आप इसे बुक में देख लीजिएगा, नहीं तो मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लिखने में, क्योंकि मैं राइटिंग करके बताऊँ। तो फोर्थ को मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ, खाली बढ़िया से समझा दे रहा हूँ कि फोर्थ में बताया गया है कि अगर पहले से 2 स्ट्रेट लाइन इस प्रकार हों, पहले से 2 लाइन इस प्रकार हो, स्ट्रेट लाइन पहले से 2 लाइन इस प्रकार हो, और इस पे एक थर्ड लाइन फॉल करे, थर्ड स्ट्रेट लाइन आती है, तो हमें आपको बता दें कि इधर जो एंगल बनता है, जैसे ये एंगल आपका ए और बी बना है, इधर जो एंगल बना है सी और डी, तो यूक्लिड का पोस्टुलेट नंबर 4 बताता है कि ये हम आपको आगे जब एंगल पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि जो कभी भी 2 पैरेलल लाइंस को एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, तो उससे जो एक तरफ का कॉरस्पॉन्डिंग कोड का जो एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। हम आपको समझाएंगे। फिलहाल आप याद रखिए कि कभी भी मतलब पैरेलल लाइंस को जो एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो उसके द्वारा बने हुए कोण का सम 180 डिग्री होता है, जो एंगल्स का सम होता है, यानी ए और बी कभी भी 180 डिग्री है। लेकिन पोस्टुलेट यह कहता है कि अगर पैरेलल लाइंस का वह हिस्सा जिधर में 180 डिग्री से कम का एंगल बना हो, जैसे ये वाला भाग में हमारा सी और डी मिलकर 180 डिग्री से क्या कर रहे हैं, कम एंगल बना रहे हैं, तो इस वाले भाग में अगर लाइन आगे बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं जाकर किसी पॉइंट पे जरूर मिलेगी। हालांकि पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को मिलते नहीं, लेकिन ये पोस्टुलेट यह बताता है कि अगर 2 पैरेलल लाइंस पे अगर थर्ड पैरेलल लाइन फॉल करती है और वह साइड जिस साइड में 180 डिग्री से एंगल कम बना है, अगर उधर वह बढ़ती रहे तो कहीं ना कहीं पॉइंट पर जाकर मिलेगी। तो इस प्रकार मैंने आपको ज्योमेट्री में यूक्लिड ज्योमेट्री का एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स के बारे में बढ़िया से समझाया। मुझे लगा कि आई होप आपको कंटेंट्स अच्छा लगे होगा, और अच्छा लगे तो मुझे खूब लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।